नागपुर के एक छोटे से कस्बे में हर्ष रहता था। हर्ष अपने माता पिता के साथ रहा करता था। हर्ष के बाबा एक गरीब किसान और माँ दर्जी थी। दोनों ही अपना अपना काम करके घर चलाने की कोशिश किया करते। हर्ष की पढ़ाई लिखाई के खर्चे के वजह से दोनों बड़े परेशान रहते थे। मुझे मेरे हर्ष की बड़ी फिक्र हो रही है। उसकी तालीम। हर्ष अब बड़ा हो गया है और अगर हमने उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बेहद परेशानी हो जाएगी। मैं अपनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ बेगम। हमारा हर्ष पढ़ने में बहुत तेज और बहुत गुणवान है। अभी से ही उसे गुना बाग और अंग्रेजी पढ़ना आ गया है। हम सुबह ही उसे लेकर एक बड़े स्कूल में जाएंगे दाखिला करवाने। हर्ष को लेकर सुबह ही कुसुम और राम नारायण एक बड़े से स्कूल में जाते हैं। हर्ष वहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। माँ, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे और पढ़कर बड़े आदमी बनोगे और ऐसे कई सारे स्कूल भी बनाओगे। मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, कहीं हमें ज्यादा पैसे ना भरने पड़ जाए। अरे आप चलो तो वहाँ चलकर देखें तो सही। वहाँ जाते ही उन्हें गेट पर खड़ा चौकीदार रोक देता है। रुको, कहाँ जा रहे हो बिना किसी इजाजत से? वो दरअसल मैं अपने बच्चे का इस स्कूल में दाखिला करवाने आया हूँ। दाखिला, और वो भी यहाँ? लगता है तुम औकात भूल रहे हो अपनी। यहाँ सिर्फ अमीरों के बेटे आते हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं कचरा साफ करते हो। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। मेहरबानी करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमारी बेइज्जती मत कीजिए। मैंने तुमसे कह दिया ना, चले जाओ, वरना मुझे अपने इस डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौकीदार उन्हें वहाँ से डांट कर भगा ही रहा था कि उस स्कूल के मास्टर वहाँ आ जाते हैं और राम नारायण और उसके परिवार का हाल देखकर कहने लगते हैं, चौकीदार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह की बातें मत किया करो। चलो जाओ और अपना काम करो, मैं इन्हें देख लूँगा। आप सब मेरे साथ ही प्रिंसिपल के ऑफिस में आइए। और सब मिलकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। जी मैम, ये हमारे स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाने आए हैं, इसीलिए मैं इन्हें अंदर ले आया। बच्चा बड़ा होशियार और काबिल है। कहिए, क्या बात है? आपको हमारे स्कूल का नाम पता है? ये महात्मा गांधी स्कूल है। ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाते हैं हम यहाँ पर बच्चों को, ताकि उनमें डिसिप्लिन रहे। हम अपने बच्चे के अंदर यही सारे गुण चाहते हैं और इसीलिए हम जितना चाहे उतना पैसा देने के लिए तैयार है। राम नारायण के इतना कहने से प्रिंसिपल और उस मास्टर की आंखें लालच से चमक जाती है। तब मास्टर ने उस प्रिंसिपल मैडम से चुप कर से कहा, ये गरीब भले हैं, लेकिन इनकी लाचारी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये पूरे पैसे दे देंगे। अगर आप कहे तो इनसे 2 गुने पैसे ज्यादा ले लूं। ये भी कोई कहने की बात है? उनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हमारे बच्चे और खानदान खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो लूट लो। हमारे विद्यालय में 25,000 में दाखिला होता है, मैं इन्हें 50,000 कहूँगा, आप हाँ कर देना। अब राम नारायण, तुम 50,000 रुपए लाकर दे दो और अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दो। मालिक, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या मुझे थोड़ा सा वक्त मिल सकता है क्या? देखो, अगर अपने बच्चे के भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो दाखिला लो, वरना हमारा वक्त बर्बाद मत करो। दफा हो जाओ, जब पैसे हो जाए ना तब आना। राम नारायण, कुसुम और हर्ष वहाँ से उदास होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अच्छी अच्छी टिफिन लेकर। मैं कब जाऊंगा? तुम जरूर जाओगे बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे हर्ष की बड़ी फिक्र हो रही है। 50,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों ना हम चलकर गांव में रामू काका की मदद लें। गांव में सबसे पुराने और पढ़े लिखे वही हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। राम नारायण और कुसुम रामू काका के घर जाते हैं और उन्हें सारी तकलीफ बताते हैं। तब रामू काका उनसे कहते हैं, तुम अपने बच्चे को हमारे गांव के विद्यालय में क्यों नहीं डाल देते? हमारे गांव के स्कूल में?
हमारे गांव में स्कूल है कहाँ? गांव में कोई अच्छी पढ़ाई नहीं करवा सकता, इसीलिए तो उन्हें दूसरे कस्बे या शहर के स्कूल में डाला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने कस्बे में ही कुछ दिखाता हूँ। रामू काका उन्हें जंगल के रास्ते से एक गुफा की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं, इस गुफा में जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे ही राम नारायण और कुसुम उस गुफा में जाते हैं, किसी और दुनिया में ही पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी पाठशाला नजर आती है जो पूरी सोने की होती है। उस स्कूल में सोने की घंटी होती है, सोने का ब्लैक बोर्ड, सोने का बेंच जिस पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर कुसुम और राम नारायण हैरान हो जाते हैं और रामू काका से पूछते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? हमारे कस्बे में सोने की विद्यालय कैसे हो सकती है और ये गुप्त क्यों है? तब जाकर रामू काका उन्हें सब बताते हैं। अंग्रेजों के डर के वजह से ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने यहाँ बनाया था ताकि हमारे संस्कार और विचार ना बदले। मेरे पिताजी इस विद्यालय के शिक्षक थे। एक दिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तुम दो खबरी के लोग हमारे जैसे स्कूल खोल रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने पूरे नागपुर कस्बे में जितना सोना है तुम हमें ला कर दो। निकलना चाहते हो? ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमसे चाहते क्या हो? हम क्या करें? पूरे नागपुर कस्बे में जितना सोना है तुम हमें ला कर दो और अपनी ये गंदी सी स्कूल बंद करके यहाँ से दफा हो जाओ। मैं इन्हें ये सोना हरगिज नहीं दूंगा। सारे सोने को लेकर उस जंगल के गुफा में छुपा दूंगा और अपनी अलग दुनिया बनाऊंगा। उस वक्त से लेकर अब तक हम नागपुर कस्बे वाले इस सोने की स्कूल को खुफिया तरह से चला रहे हैं। हे मालिक, तो असली बात ये है, क्या आप मेरे बच्चे को भी इस सोने के स्कूल में दाखिला देंगे? मेहरबानी करे रामू काका, मेरे बच्चे को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे बच्चे को इस विद्यालय में तभी लूंगा जब तुम शहरी विद्यालय की पोल खोलोगे। उन लोगों ने हमारे गांव के कई सारे लोगों को ठगा है, उन्हें तुम्हें पकड़वाना होगा। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें एक सबूत देना होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, जितने पैसे उन्होंने मंगवाए हैं उतने पैसे लेकर जाओ। मैं पीछे से पुलिस को लेकर आऊंगा, तब उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कुसुम और राम नारायण ने ऐसा ही किया। वो पैसे लेकर उस महंगे स्कूल में चले गए और तब राम नारायण ने प्रिंसिपल से कहा, जी ये लीजिए आपके पूरे पैसे, पूरे 50,000 रुपए है। हाँ हाँ, लाओ लाओ। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपने बच्चे को हमारे पास ही पढ़ाओगे। इतना अच्छा स्कूल जो है और कहाँ सोने की पाठशाला में पढ़ता। लाओ, मुझे पैसे दो। जैसे ही राम नारायण ने पैसे प्रिंसिपल को दिए, पैसे हाथ से लेते ही उस कमरे में पुलिस वाले घुस गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हम तुम्हें हवालात में अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे। मैं और मेरे शौहर मेहनत करके दिन रात लोगों के घरों का काम करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, और तुम हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं है। प्रिंसिपल और मास्टर दोनों रंगे हाथों पकड़े गए और इसी तरह हर्ष अपने सोने के पाठशाला में अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। ये चतुर्वेदी खानदान है। इस खानदान के सरबराह दीनदयाल जी हैं, जो पेशे से स्कूल के हेडमास्टर हैं। ये उनकी बीवी मीना और ये फर्जंद धीरज, जिसका ट्रकों का कारोबार है, और ये बहू पूनम। चतुर्वेदी खानदान बहुत ही खुशहाल और मुतमईन खानदान है। अरे बहू आओ, शतरंज खेलते हैं। नहीं बाबूजी, मेरी शिकस्त हो जाती है, आप इनके साथ खेलिए। शिकस्त तो हमेशा मेरी होती है, लेकिन बाबूजी मैं खेलूंगा। वैसे भी जब तक पराठे नहीं बनते मेरे पास करने को और है ही क्या। आप लगाइए बाबूजी। ये हुई ना बात। बाप बेटे शतरंज खेलने बैठ गए। दीनदयाल जी शतरंज के खेल के उस्ताद थे और मिनटों में उन्होंने धीरज को शिकस्त दे दी। आप एक मर्तबा भी मेरे बेटे को जीतने नहीं देते। मैंने कब रोका है इसे जीतने से? अगर तुम्हारा बेटा जीतने के काबिल होगा तो जीत ही जाएगा ना। अब कोई खुद को हरा कर बेटे को जीत थोड़ी दिला सकता है। बाबूजी, मुझे तो हारने में भी बेहद मजा आता है। आपको इस खेल का इतना शौक है,
कि क्या बताऊं। इस खेल से ज्यादा मुझे बच्चों को तालीम दिलाने का शौक है। और फिलहाल 10 बज गए हैं, मैं जा रहा हूँ स्कूल। अरे लेकिन बाबूजी, नाश्ता तो करते जाइए। बहू, अब वक्त नहीं है मेरे पास। 1 मिनट रुकिए तो मैं डिब्बे में भर कर दे देती हूँ। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट। पूनम जल्दी से डिब्बा भरकर लाई, लेकिन दीनदयाल जी चले गए। दीनदयाल जी सरकारी स्कूल के मास्टर थे। भले ही सरकारी स्कूल की हालत खराब थी, लेकिन यहाँ तालीम बहुत अच्छी हासिल होती थी। दीनदयाल जी दिल लगाकर तालीम देते थे। अरे छोटू, तू आज इतनी देरी से क्यों आया? वो सर, मैं बगल वाले गांव में गया था अपनी बाजी को उसके ससुराल छोड़ने, तो वहाँ से दौड़ते हुए आ रहा हूँ, इसलिए देरी हो गई। ठीक है, इस मर्तबा तुम जमात में बैठ सकते हो। अगली मर्तबा देरी हुई तो मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनूंगा। ठीक है। दीनदयाल जी तालीम को बेहद संजीदगी से लेते थे। उनका यकीन था कि स्कूल में गुजारा गया हर पल बेहद जरूरी होता है। इसलिए ना वो खुद देरी से जाते थे और ना ही अपने तलबा को देरी से आने देते थे। सब कुछ दुरुस्त चलता जब तक बरसात नहीं आती, लेकिन बरसात आते ही क्लासरूम खाली हो जाता, क्योंकि सरकारी स्कूल की छत टपका करती थी। और छत के रिपेयर करने के लिए दीनदयाल जी हर साल सरकारी ऑफिस में अर्जी लेकर जाते थे। तशरीफ लाइए दीनदयाल जी। वही मैं सोचूं, बरसात शुरू हो गई है, आप अभी तक आए कैसे नहीं? क्या लेंगे, चाय या ठंडा? आप सिर्फ हमारे स्कूल की छत मरम्मत करवा दीजिए, बाकी मैं कुछ नहीं लूंगा। ऐसा है ना दीनदयाल जी, मैं आपकी अर्जी हर साल आगे भेज देता हूँ, लेकिन जनाब वजीर आपकी इस अर्जी के लिए फंड की मंजूरी नहीं दे रहे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप एक मर्तबा जाकर वजीर तालीम से मुलाकात कीजिए, मुमकिन है आपका काम हो जाए। ठीक है, तो मैं ये अर्जी उन्हें ही दूंगा। दीनदयाल जी ने वजीर तालीम से मिलने का वक्त लिया और उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। जनाब, मैं सरकारी स्कूल का मास्टर हूँ। हमारे स्कूल की छत पिछले 4 सालों से टपक रही है। हर साल मैं सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाता हूँ। मेहरबानी होगी अगर आप एक मर्तबा मेरी अर्जी कबूल कर लें और अफसरान को हुक्म जारी करें। जी जी जरूर, हम फौरन आपके स्कूल की मरम्मत का काम सौंप देंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को। शुक्रिया जनाब। आज दीनदयाल जी खुश थे कि जल्द ही उनके स्कूल की छत की मरम्मत होने वाली थी। वो जलेबियां लेकर घर पहुंचे। क्या बात है बाबूजी, आज आप बेहद खुश हैं? खुशी की बात ही है, आज मैं वजीर तालीम से मिलकर आया हूँ। उन्होंने मेरी अर्जी कबूल कर ली है। अब जल्दी ही स्कूल की छत मरम्मत होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, आप वापस पूरे दिन स्कूल में रहेंगे तो यहाँ हमारी परेशानी कम होगी। क्या? ये खबर सुनकर पूरा खानदान खुश था। सबको इल्म था कि दीनदयाल जी के लिए तालीम कितना अहम है। इस बात को कुछ रोज गुजर गए, अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। इसलिए इल्म करने के लिए दीनदयाल जी वापस सरकारी दफ्तर गए। क्या हुआ दीनदयाल जी, आज आप वापस यहाँ? मैं जनाब वजीर से मिलकर आया था। उन्होंने कहा था कि वो जल्दी स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देकर मरम्मत का काम शुरू करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ। हमें तो ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली ऊपर से। मालूम होता है जनाब वजीर ने आपकी बात सुनी भी और भूल गए। क्या? मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें याद दिलाकर आता हूँ। कोई फायदा नहीं दीनदयाल जी, जनाब वजीर गैर मुल्की दौरे पर गए हैं 1 माह के लिए। 1 माह? बाप रे, तब तक स्कूल बंद रखना पड़ेगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। दीनदयाल जी मायूस हो गए। दीनदयाल जी ने अपने घर वालों को ये सारा वाकया बताया। अब क्या बाबूजी? मालूम नहीं, सोचा था जल्दी ही स्कूल शुरू होगा, लेकिन लगता नहीं है। दीनदयाल जी का मायूस चेहरा देखकर धीरज और पूनम को बहुत बुरा लग रहा था। वो दोनों उनकी मदद करना चाहते थे। बाबूजी,
आप किसी और जगह क्लास चला नहीं सकते क्या? लेकिन कहाँ? इतनी बड़ी जगह कहाँ है इस गांव में? हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है। धीरज सोच ही रहा था कि उसे ट्रक के कंटेनर का ख्याल आया। बाबूजी, ट्रक के कंटेनर में क्लास चलाएं तो? ये कैसे मुमकिन है? आपने ट्रक के कंटेनर में दफ्तर देखे होंगे, तो क्लास चलाना भी मुमकिन है। जब तक स्कूल की मरम्मत नहीं हो जाती है, कम से कम बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे। क्या ये मुमकिन है? यकीनन। अगले रोज धीरज अपना ट्रक गांव के अंदर ले आया। इस ट्रक पर एक कंटेनर था। धीरज ने कंटेनर के अंदर ब्लैक बोर्ड लगवाया और लाइट और पंखे भी, और एक ही रोज के अंदर बड़ा सा ट्रक स्कूल तैयार हो गया। लीजिए बाबूजी, आपका ट्रक स्कूल तैयार है। अगले ही रोज से गांव के सारे बच्चे ट्रक स्कूल में तालीम हासिल करने आने लगे। अब बरसात की कोई परेशानी नहीं थी। दीनदयाल जी एक मर्तबा फिर बच्चों को तालीम दिलाने लगे और उन्हें खुश देखकर उनका खानदान भी बेहद खुश था। पूरी बरसात सरकारी स्कूल ट्रक स्कूल के अंदर ही लगता था। आखिरकार बरसात के बाद सरकार ने सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू किया। दीनदयाल जी खुश थे कि किसी भी बच्चे की तालीम नहीं रुकी। उम्मीद है अगले साल इस गांव को बड़े से ट्रक की जरूरत नहीं पड़ेगी।